नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं पानी की दुनिया में। हाँ। हम सबके जीवन का आधार। जी हाँ। हमारे पास है कक्षा 6 की विज्ञान की किताब एनसीईआरटी की और उसका अध्याय 14। तो आज हम इसी से पानी के बारे में कुछ जरूरी और दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। बिल्कुल। पानी की कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है। तो हमारा मकसद क्या है? यही कि पानी की पूरी कहानी को समझें। ये आता कहाँ से है, कैसे हमारे आसपास मतलब घूमता रहता है, इसका चक्र क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है, और पानी को लेकर क्या मुश्किलें, क्या चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। सही बात है। अक्सर हम पानी को ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर किसी परिवार को मान लीजिए पूरे हफ्ते गुजारा करने के लिए रोज सिर्फ 1 बाल्टी पानी मिले। उफ, बहुत मुश्किल। हाँ, खाना पकाना, सफाई, कपड़े धोना, नहाना, सब कुछ मतलब कितना मुश्किल हो जाएगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनगिनत कामों के लिए पानी पर निर्भर हैं। सही। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं सवाल से कि हम आखिर कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, मतलब रोज। टेबल 14.1 में कुछ अंदाजा दिया भी है किताब में। हाँ, पीने, नहाने, साफ सफाई, इन सब में। पर क्या सिर्फ यही इस्तेमाल है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सोच कर देखिए, जो अनाज हम खाते हैं, गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, इन्हें उगाने में कितना पानी लगता होगा? बहुत ज्यादा। और सिर्फ खेती ही क्यों, हाँ। हमारे इस्तेमाल की लगभग हर चीज बनाने में पानी लगता है। कपड़े, कागज, स्टील, सीमेंट, आप नाम लीजिए। ये जानना वाकई अहम है कि पानी का रोल कितना बड़ा है। बिल्कुल। और ये पानी हम तक पहुंचता कैसे है? ज्यादातर शहरों में तो नलों के जरिए। हाँ, नल खुलते ही पानी आ जाता है। पर उन नलों में पानी कहाँ से आता है, ये सोचना जरूरी है। वो आता है नदियों से, झीलों से, तालाबों से, या फिर जमीन के नीचे से, भौम जल जिसे कहते हैं, जिसे कुओं या हैंडपंप से निकालते हैं। अच्छा। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, हमारी पृथ्वी का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका है। हाँ, वो नीला ग्रह वाली बात। जी, खासतौर पर बड़े बड़े महासागरों से। इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीली दिखती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? इतना सारा पानी होने के बावजूद हमारे इस्तेमाल लायक यानी मीठा पानी, फ्रेश वाटर, वो बहुत ही कम मात्रा में मौजूद है। ओ, मतलब इतना समुद्र का पानी किसी काम का नहीं सीधे तौर पर? सीधे तौर पर पीने या खेती के लिए नहीं, क्योंकि वो खारा होता है, उसमें नमक घुला होता है। यही पानी की कहानी का एक बड़ा विरोधाभास है। पानी चारों तरफ है, पर पीने लायक बूंदें गिनी चुनी है। सही कहा, ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, अब एक और रोजमर्रा का अनुभव देखते हैं। जैसे फर्श पर पानी गिर जाए, थोड़ी देर में गायब हो जाता है। या गीले कपड़े तार पर डाल दें तो सूख जाते हैं। बिल्कुल। बारिश के बाद गीली सड़कें भी कुछ समय में सूख जाती हैं। जी। आखिर ये पानी जाता कहाँ है? गायब नहीं होता, असल में वो हवा में चला जाता है। हवा में? कैसे? भाप बनकर। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पन यानी इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पन, हाँ सुना है। याद करें, शायद पिछले अध्यायों में पढ़ा होगा कि नमक मिले पानी को गर्म करें तो पानी भाप बन जाता है और नमक नीचे रह जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, एक्टिविटी थी शायद। ठीक यही काम सूरज की गर्मी समुद्र के पानी के साथ करती है। पानी भाप बनता रहता है और नमक समुद्र में ही रह जाता है। इसीलिए समुद्र का पानी खारा बना रहता है। अच्छा, और धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं? बिल्कुल। एक्टिविटी 2 में यही दिखाया गया है। धूप में वाष्पन तेजी से होता है छांव के मुकाबले। गर्मी ज्यादा मिलती है ना। मतलब सूरज की गर्मी एक तरह से पानी को हवा में खींच लेती है। लेकिन क्या सिर्फ खुली सतहों से ही, जैसे फर्श या समुद्र से ही पानी भाप बनता है? पौधों का क्या? हमने पढ़ा था कि पौधे भी पानी छोड़ते हैं। हाँ, ये एक और बहुत जरूरी प्रक्रिया है। पौधे भी पानी हवा में छोड़ते हैं। कैसे? उनकी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा। उनसे पानी भाप के रूप में बाहर निकलता रहता है। इसे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। जी। आपको शायद याद हो, किताब में बूझो का एक सवाल था। हाँ, बूझो और पहेली तो रहते ही हैं। हाँ, तो बूझो ने हिसाब लगाया था कि 1 किलो गेहूं उगाने के दौरान पौधे लगभग 500 लीटर पानी वाष्पोत्सर्जित कर देते हैं। 500 लीटर? सिर्फ 1 किलो गेहूं के लिए? ये तो बहुत ज्यादा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जमीन की सतह या पानी के स्रोत ही नहीं, बल्कि करोड़ों अरबों पौधे भी लगातार पानी को भाप बनाकर हवा में भेज रहे हैं। बाप रे। बिल्कुल। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन, ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर लगातार पानी को अदृश्य भाप के रूप में वायुमंडल में पहुंचाती रहती हैं। ठीक है, तो अब ये पानी भाप के रूप में हवा में पहुंच गया, अदृश्य रूप में। आगे क्या होता है?
क्या ये हमेशा भाप ही बना रहता है? मुझे वो ठंडे पानी के ग्लास वाला प्रयोग याद आ रहा है। हाँ, एक्टिविटी 3। गिलास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती थीं। वो कहाँ से आती थीं? वो कहीं बाहर से नहीं आती। हवा में जो पानी की भाप मतलब जलवाष्प मौजूद होती है ना, हाँ। वही ग्लास की ठंडी सतह से टकराकर वापस नन्ही नन्ही पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसी को संघनन यानी कि कॉन्डेंसेशन कहते हैं। संघनन, कॉन्डेंसेशन। जी, अब सोचिए, जब यही पानी की भाप जो वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से हवा में आई है, जब ये हवा में ऊपर उठती है जहां तापमान कम होता है, तब क्या होता होगा? अच्छा, तो जैसे गिलास की ठंडी सतह से हुआ, वैसे ही ऊपर ठंडी हवा में भी ये भाप पानी की बूंदों में बदल जाती होगी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हवा में ऊपर उठने पर तापमान कम होता जाता है और ये भाप संघनित होकर पानी की बेहद नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इतनी नन्ही कि वो बहुत हल्की होती हैं। और हवा में तैरती रहती हैं? हाँ, हवा में तैरती रहती है। और जब ऐसी बहुत सारी नन्ही बूंदें जमा हो जाती हैं, तो क्या क्या वही बादल होते हैं जो हमें दिखते हैं? एग्जैक्टली वही बादल हैं जो हमें आसमान में रुई के फाहो जैसे तैरते दिखते हैं। वो असल में इन्हीं अरबों नन्ही पानी की बूंदों या अगर ज्यादा ठंड हो तो बर्फ के छोटे कणों का समूह होते हैं। कमाल है। और याद है, पहेली ने सर्दियों की सुबह घास पर ओस की बूंदें देखी थी? हाँ, ओस, ड्यू। वो भी रात में हवा की नमी के ठंडी सतह जैसे घास पर संघनित होने का ही नतीजा है। ये भी संघनन का ही एक रूप है। अच्छा, तो पानी भाप बना, वाष्पिन वाष्पोत्सर्जन, ऊपर गया ठंडा होके, नन्ही बूंदें बनी संघनन, और फिर बादल बन गए। लेकिन ये पानी वापस जमीन पे कैसे आता है? बादल तो तैरते रहते हैं। हाँ, वो तब तक तैरते रहते हैं जब तक बूंदें हल्की होती हैं। लेकिन बादलों में ये नन्ही बूंदें आपस में जुड़ती रहती हैं, जुड़कर बड़ी और भारी हो जाती हैं। जब ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि हवा उन्हें और संभाल नहीं पाती, तब वे नीचे गिरने लगती हैं। बारिश के रूप में? हाँ, बारिश के रूप में, या अगर ऊपर तापमान बहुत कम है तो ओले या बर्फ के रूप में भी जमीन पर गिरती हैं। इस तरह पानी जो भाप बनकर ऊपर गया था, वापस धरती पर लौट आता है। अच्छा, तो पानी बरसकर या बर्फ के रूप में जमीन पर वापस आ गया। अब इसका क्या होता है? ये पानी जाता कहाँ है फिर? हमने देखा है कि बारिश का पानी अक्सर बहकर नालियों में, फिर नदियों में चला जाता है। हाँ, बिल्कुल। जमीन पर गिरने वाला पानी कई रास्ते अपनाता है। कुछ पानी तो तुरंत बहकर नालों, छोटी नदियों और फिर बड़ी नदियों और झीलों में पहुंच जाता है। पहाड़ों पर जो बर्फ गिरती है, वो गर्मी में पिघलकर नदियों को पानी देती है। और ज्यादातर नदियां बहते बहते आखिर में कहाँ जाती हैं? समुद्र में या महासागर में मिल जाती हैं। बिल्कुल, घूम फिर के वापस वहीं। लेकिन सारा पानी बहता नहीं है ना, कुछ पानी जमीन सोख भी तो लेती है। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश का काफी सारा पानी जमीन में रिस जाता है, अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है अंदर? जल या ग्राउंड वाटर कहते हैं। भौम जल, ग्राउंड वाटर। जी, और इसी भौम जल को हम कुएं खोदकर या हैंडपंप लगाकर या ट्यूबवेल से बाहर निकालते हैं और पीने या सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो कुओं में पानी यहीं से आता है? हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी का सफर जहां से शुरू हुआ था, यानी महासागर से, भाप बनकर उड़ा, बादल बना, बरसा, जमीन पर बहा या नीचे रिसा, और फिर नदियों के रास्ते या भौम जल के रूप में धीरे धीरे वापस महासागर में। ये तो एक पूरा चक्कर हो गया। आपने बिल्कुल सही समझा। पानी का महासागरों से वायुमंडल में जाना, वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल में संघनित होकर बादल बनना, बादलों से वर्षा, ओले या बर्फ के रूप में धरती पर लौटना, और फिर धरती से बहकर या रिसकर वापस महासागरों तक पहुंचना। पानी का ये पूरा लगातार चलने वाला सफर ही जल चक्र यानी वाटर साइकिल कहलाता है। जल चक्र, वाटर साइकिल। जी, ये एक ऐसा पहिया है जो लगातार घूमता रहता है और पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी मीठे पानी की सप्लाई बनाए रखता है। वाह, ये जल चक्र तो सचमुच प्रकृति का एक कमाल का सिस्टम है। लेकिन क्या ये हमेशा इतनी आसानी से, इतने संतुलित तरीके से चलता है? कभी कभी हम सुनते हैं कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, उस स्थिति में क्या होता है? हाँ, ये संतुलन कभी कभी गड़बड़ा जाता है। जब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाए या कई दिनों तक लगातार तेज बारिश होती रहे, तो नदियों, तालाबों में उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा पानी आ जाता है। और वो पानी फिर किनारों को तोड़कर आसपास के निचले इलाकों, खेतों, गांवों, यहाँ तक कि शहरों में भी फैल जाता है। इसी को हम बाढ़ यानी फ्लड्स कहते हैं। हाँ,
बाढ़ के मंजर तो काफी भयानक होते हैं, टीवी पे देखते हैं, फसलें पूरी तरह तबाह हो जाती हैं। बिल्कुल, घर संपत्ति का भारी नुकसान होता है, लोगों और जानवरों की जान भी चली जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। और बीमारियां भी फैलती हैं शायद बाद में। हाँ, बाढ़ के बाद जब पानी उतरता है, तब भी गंदे पानी से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ये जल चक्र के एक चरम रूप, मतलब अति का नतीजा है। लेकिन इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब? सोचिए, अगर किसी इलाके में लंबे समय तक, महीनों या सालों तक बारिश ही ना हो या बहुत कम हो, तब क्या होगा? तब तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट। बिल्कुल, ऐसी स्थिति को सूखा यानी ड्रॉट कहते हैं। इसमें जमीन एकदम सूख जाती है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तालाब, कुएं, नदियां, वो सब भी सूखने लगते हैं। जमीन में नमी खत्म हो जाती है और भौमजल का स्तर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है, वो बहुत नीचे चला जाता है। तो खेती का क्या होगा? खेती करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। फसलें होती नहीं, जिससे अनाज की भारी कमी हो जाती है। अकाल पड़ सकता है। और पीने का पानी? इंसानों और जानवरों दोनों के लिए पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो जाता है। चारे के अभाव में मवेशी मरने लगते हैं। ये भी एक भयानक स्थिति है। यानी पानी की बहुत ज्यादा मात्रा मतलब बाढ़, और पानी की बहुत ज्यादा कमी यानी सूखा, दोनों ही हमारे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। ये दिखाता है कि पानी का संतुलन कितना नाजुक और कितना जरूरी है हमारे लिए। सही बात है। ये दोनों स्थितियां हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हम पानी के इस प्राकृतिक चक्र पर कितने ज्यादा निर्भर हैं और इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये सब जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है, पृथ्वी पर भले ही पानी बहुत दिखता हो, नीला ग्रह कहते हैं हम इसे, लेकिन हमारे इस्तेमाल लायक जो मीठा पानी है वो असल में बहुत सीमित है। बिल्कुल सीमित है। और दूसरी तरफ दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमारी ज़रूरतें भी लगातार बढ़ रही हैं। उद्योगों को पानी चाहिए, खेती को पानी चाहिए, हमें अपने लिए पानी चाहिए। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है पानी का संरक्षण, कंजर्वेशन। संरक्षण मतलब बचाना। हाँ, पानी को बचाना। हमें पानी को सोच समझ कर इस्तेमाल करना सीखना होगा। इससे बर्बाद होने से बचाना होगा। इस तरीके हैं, रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बड़ा फर्क डाल सकती हैं। जैसे ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें, बर्तन धोते समय भी जब जरूरत ना हो तो नल बंद रखें। हाँ, ये तो कर सकते हैं। नहाने में बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें या शावर कम समय के लिए चलाएं। कहीं नल या पाइप लीक हो रहा हो तो उसे नजरअंदाज ना करें, तुरंत ठीक करवाएं। बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और खाली भी होता है। सही कहा। ये सब पानी बचाने के तरीके हैं। जी, पानी की बर्बादी रोकना बहुत जरूरी है। ये तो हुई इस्तेमाल में सावधानी बरतने की बात, ठीक है। लेकिन क्या पानी की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी बढ़ाने का भी कोई तरीका है, खासकर उन जगहों पर जहां पानी की कमी रहती ही है? हाँ, बिल्कुल है। इसका एक बहुत कारगर और सदियों पुराना तरीका है वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संग्रहण, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें बारिश के पानी को बेकार बह जाने देने के बजाय उसे इकट्ठा किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये कैसे किया जाता है? क्या इसके कुछ खास तरीके हैं? किताब में भी जिक्र है शायद। हाँ, कई तरह के हैं। एक आम तरीका है कि घरों की छतों पे गिरने वाले बारिश के पानी को पाइप के जरिए नीचे लाकर एक बड़े टैंक में जमा कर लिया जाए। अच्छा, टैंक में? हाँ, इस जमा किए पानी को फिर साफ करके, फिल्टर करके घरेलू कामों में, जैसे गाड़ी धोने, बगीचे में डालने या टॉयलेट फ्लश करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पीने के लिए शायद विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े। और कोई तरीका? एक और बहुत अच्छा तरीका है जिसे भौम जल पुनर्भरण कहते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसमें छत से आने वाले पानी को पाइपों द्वारा जमीन में बने गड्ढों या सोखता गड्ढों तक पहुंचाया जाता है। गड्ढों में? उससे क्या होगा? उससे पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के अंदर चला जाता है और नीचे के भौमजल भंडार में मिल जाता है। इससे ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर आता है, रिचार्ज होता है। अरे वाह, मतलब कुओं और हैंडपंप में पानी का स्तर बढ़ सकता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। यही काम सड़कों के किनारे बनी नालियों के पानी के साथ भी किया जा सकता है। उसे गड्ढों में या तालाबों में मोड़कर जमीन में उतारा जा सकता है। मतलब बारिश की हर बूंद को सहेजना, उसे काम में लाना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, खासकर भारत जैसे देश में जहां साल के कुछ महीनों मॉनसून में ही ज्यादातर बारिश होती है। उस पानी को सहेज कर रखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि बाकी समय उसका उपयोग किया जा सके या वो हमारे भूजल भंडार को समृद्ध कर सके। जी, ये तो हम सबको अपने स्तर पर सोचना चाहिए। अपने घर में, स्कूल में या आसपास के इलाके में वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, ये एक सामूहिक प्रयास भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी। तो आज हमने पानी की पूरी कहानी समझी। ये हमें कहाँ से मिलता है,
कैसे एक अद्भुत जल चक्र के जरिए घूमता रहता है और हमारे लिए मीठे पानी की उपलब्धता बनाए रखता है। जी। हमने ये भी जाना कि ये हमारे जीवन के लिए, खेती के लिए, उद्योगों के लिए और हमारी बनाई लगभग हर चीज के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। हाँ, और हमने पानी से जुड़ी चुनौतियों जैसे बाढ़ और सूखे को भी समझा, जो इस नाजुक संतुलन के बिगड़ने से पैदा होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने पानी बचाने और बारिश के पानी को सहेजने जैसे उपायों पर भी बात की। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें एहसास कराती हैं कि पानी वाकई कितना कितना अनमोल है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही कहा। देखिए, किताब हमें बताती है कि जल चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है जो पानी की सप्लाई बनाए रखती है। ये बात सच है, लेकिन आज के दौर में जब हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बातें सुन रहे हैं, मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं बेमौसम बरसात, कहीं लंबा सूखा, और साथ ही पानी की खपत लगातार बढ़ रही है, हाँ, ये तो है। तो ये सवाल उठता है कि क्या ये प्राकृतिक चक्र हमेशा हर जगह उतना ही भरोसेमंद बना रहेगा? क्या ये बढ़ती हुई मांग को पूरा कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। वर्षा जल संग्रहण जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये अकेले काफी होंगे? हमें शायद व्यक्तिगत स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर और सरकारों को भी पानी के प्रबंधन और संरक्षण के लिए और भी नए और बेहतर तरीकों के बारे में लगातार सोचने और काम करने की जरूरत है। ये कुछ सवाल हैं जो इस चर्चा के बाद शायद हम सबके मन में रहने चाहिए। बिल्कुल, बहुत जरूरी सवाल हैं ये। उम्मीद है इस बातचीत से पानी के महत्व को लेकर हमारी समझ और गहरी हुई होगी और हम सब इसके इस्तेमाल को लेकर पहले से ज्यादा जिम्मेदार बनेंगे। यही उम्मीद है।